नमस्ते। आज की इस विस्तृत चर्चा में आपका स्वागत है। मैं इस शो का होस्ट हूं और आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सबके बहुत करीब है। जी, बिल्कुल। और मैं आज की एक्सपर्ट के तौर पे यहाँ हूँ। आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, उनके बारे में हम सब ने स्कूल की किताबों में पढ़ा है। हाँ, जब भी मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है तो हमारे जहन में गोदान के होरी या फिर ईदगाह के हामिद की तस्वीरें उभरने लगती हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा। गाँव की मिट्टी, आम आदमी का संघर्ष, यही सब। लेकिन आज हम उनकी कहानियों का नहीं, बल्कि उस इंसान का विश्लेषण करेंगे जो इन कहानियों के पीछे था। कागज और कलम से दूर असल जिंदगी में वो इंसान कैसा था। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन और प्रामाणिक स्रोत है। जी, शिवरानी देवी की किताब प्रेमचंद घर में, जो 1944 में छपी थी। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी बाहरी आलोचक ने नहीं लिखी है। बिल्कुल, उनकी पत्नी ने लिखी है। और इसी वजह से आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे जीवन के अभावों और व्यक्तिगत त्रासदियों ने एक आम इंसान को साहित्य का इतना बड़ा हस्ताक्षर बना दिया। मुझे इस किताब की सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि इसमें उन्हें कोई भगवान या अवतार नहीं बताया गया। हाँ, अक्सर आत्मकथाओं या संस्मरणों में लोग तिल का ताड़ बनाते हैं, अपने करीबियों की कमियां छिपा लेते हैं। लेकिन शिवरानी जी ने भूमिका में ही साफ कर दिया था कि वे दोनों एक ही नाव के यात्री थे। बिल्कुल, उन्होंने बिना किसी मिलावट के एक ईमानदार तस्वीर पेश की है और यही प्रामाणिकता इस चर्चा को आज इतना महत्वपूर्ण बनाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। बचपन जो बनारस के पास लम्ही गांव में शुरू हुआ। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। और नाम को लेके भी एक दिलचस्प किस्सा है। घर में दो नाम चल रहे थे। जी, पिता ने नाम रखा था धनपत राय और चाचा उन्हें नवाब राय बुलाते थे। और अगर हम शिवरानी जी की किताब पढ़ें तो ऐसा लगता है कि सच में उनमें बचपन में नवाबों वाली बेफिक्री और शरारत थी। बहुत ज्यादा शरारत। वो नाई वाला वाकया याद है आपको? अरे हाँ, श्रोताओं के लिए जानना बहुत मजेदार होगा। बचपन में वो एक दिन कुछ लड़कों के साथ नाई का खेल खेल रहे थे। बाल काटने की नकल कर रहे थे वो। हाँ, और बाल काटते काटते उन्होंने बांस की कमानी से एक लड़के का कान ही काट दिया। बाप रे। और फिर जाहिर है उस लड़के की माँ शिकायत लेकर आई। इनकी माँ ने इन्हें खूब पीटा और पूछा कि कान क्यों काटे। तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि मैंने कान नहीं काटे बल्कि बाल बनाए हैं। और जब पूछा गया कि खून क्यों बह रहा है तो बड़ी मासूमियत से कह दिया कि सभी तो इसी तरह खेल रहे थे। ये वाकया सुनने में सिर्फ एक शरारत लगता है, लेकिन अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये उनके हास्य बोध को दिखाता है। विनोद प्रियता। बिल्कुल, जीवन भर उनके स्वभाव में यह हास्य बना रहा। उनकी कहानियों में जो तीखा व्यंग्य है, समाज की कड़वी सच्चाइयों पर हंसने की जो कला है, उसकी जड़ें इसी शरारती बचपन में थी। लेकिन दुर्भाग्य से ये बेफिक्री बहुत दिन नहीं टिक पाई। नहीं, जीवन ने बहुत जल्दी उन्हें बड़े झटके दिए। जब वे सिर्फ 8 साल के थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया। 8 साल की उम्र एक बच्चे के लिए खालीपन बहुत भयानक होता है। और फिर 13 साल की उम्र में परिवार में सौतेली माँ का आना, जिनका स्वभाव किताब के अनुसार उनके प्रति काफी कठोर था। और 16 साल का होते होते पिता का साया भी उड़ गया। ये घटनाएं किसी को भी तोड़ सकती हैं और इसी वजह से वो समय से पहले बड़े हो गए। हाँ, लेकिन वो जो बचपन वाली नादानी थी वो बीच बीच में झलक जाती थी। एक और किस्सा है किताब में रुपयों को लेकर। हाँ, वो चाचा के सन बेचने वाला किस्सा। जी, चाचा ने बाजार में सन बेचा जो कि हेम्प होता है। उससे उन्हें 1 रुपया मिला। और इन भाई साहब ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर वो रुपया चुपचाप उठा लिया। अब बच्चों को पैसे खर्च करना तो आता नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो चचेरे भाई ने हिसाब लगाया और उस 1 रुपये में से 12 आने ले जाकर मौलवी साहब की फीस भर दी। और बचे 4 आने। उन 4 आनों से दोनों ने बाजार जाकर अमरूद और रेवड़ी खाई। और फिर जब चाचा को पता चला तो खूब पिटाई हुई। हाँ, लेकिन अगर हम इस नादानी से थोड़ा आगे बढ़ें तो उनके संघर्ष के दिन आते हैं और वो तस्वीर काफी स्याह है। बहुत ज्यादा। गरीबी की पराकाष्ठा थी वो। कड़ाके की सर्दियों का समय था और गुजारे के लिए पैसों की इतनी तंगी थी कि उन्हें अपना इकलौता गरम कोट बेचना पड़ा। सिर्फ 2 रुपए में? वो कोट जो बड़ी मुश्किल से 1 साल पहले बनवाया था। और इलाहाबाद में रहकर महज 5 रुपए का ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करना। और उसमें से भी ज्यादातर पैसे वो घर बेच देते थे। सोचिए, जो व्यक्ति आगे चलकर साहित्य का सिरमौर बना
उसने कितनी भयानक गरीबी झेली है। यही वो अनुभव थे जिन्होंने उनकी कहानियों की जमीन तैयार की। खाली पेट सोना, बिना कोट के सर्दियां काटना। जब हम पूस की रात पढ़ते हैं, हाँ, हल्कू की ठंड, वो ठंड कोई हवाई कल्पना नहीं थी, उन्होंने खुद उसे महसूस किया था। और गोदान का होरी। उसका संघर्ष। बिल्कुल, उन्होंने भूख को जिया था। उनकी कलम से जो दर्द निकला वो उनके अपने जीवन की भट्टी में तपकर निकला था। सही बात है, लेकिन उनका संघर्ष सिर्फ पैसों का नहीं था, समाज की बेड़ियां भी थीं। हाँ, उनकी पहली शादी 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। शिवरानी जी लिखती हैं कि ये एकदम बेमेल शादी थी। लड़की उम्र में बड़ी थी और स्वभाव से काफी झगड़ालू थी। वो रिश्ता केवल क्लेश का कारण बना और अंत में टूट गया। और फिर 1905 में उनके जीवन में शिवरानी देवी आईं। शिवरानी जी मुंशी देवी प्रसाद की पुत्री थी। और शिवरानी जी का अपना संघर्ष बहुत बड़ा था। वो मात्र 11 वर्ष की उम्र में बाल विधवा हो गई थीं। 1905 के रूढ़िवादी समाज में एक बाल विधवा से शादी करना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। उस दौर में बाल विधवा का जीवन अभिशाप माना जाता था। समाज में से कोई स्वीकृति नहीं थी। और समाज के एक प्रतिष्ठित वर्ग से आकर एक बाल विधवा का हाथ थामना ये साबित करता है कि प्रेमचंद केवल कागज पर समाज सुधारक नहीं थे। हाँ, उन्होंने अपने असल जीवन में भी वही साहस दिखाया। वो कथनी और करनी के पक्के थे। समाज के तानों और बहिष्कार की परवाह नहीं की उन्होंने। और इन दोनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था। कोई आदर्श शांत रिश्ता नहीं था। खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती थी, बहस होती थी, लेकिन एक दूसरे की कमियों के साथ एक गहरा सम्मान था। दोनों एक ही नाव के यात्री थे। अब यहाँ से अगर हम उनके साहित्यिक सफर की ओर चलें तो प्रेमचंद नाम के जन्म की कहानी शुरू होती है। जी, शुरुआत में वो शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी करते थे, कानपुर और महोबा में। और तब वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। इसी दौरान वो मशहूर सोजे वतन वाला विवाद हुआ था। हाँ, इस विवाद पर बात करने से पहले यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम इस मंच से किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य केवल शिवरानी देवी की किताब और ऐतिहासिक स्रोतों में जो तथ्य दिए गए हैं उन्हें तटस्थता के साथ श्रोताओं के सामने रखना है। हम किसी पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। सही कहा। तो ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सोजे वतन 5 उर्दू कहानियों का एक संग्रह था, जिसमें देशभक्ति की भावना की। और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इसे बगावत फैलाने वाला माना। कलेक्टर ने उन्हें बुलाया और सख्त चेतावनी दी। किताब में लिखा है कि कलेक्टर ने कहा था कि अगर मुगलों का राज होता तो उनके दोनों हाथ काट दिए जाते। और फिर हुकूमत के आदेश पर उस किताब की लगभग 500 प्रतियां वहीं जलवा दी गई। अपनी आंखों के सामने अपनी किताब को जलते देखना किसी भी लेखक के लिए एक भयानक आघात होता है। आवाज को कुचलने की ये एक बड़ी कोशिश थी, लेकिन उनका सामना करने का तरीका देखिए। हाँ, वो डरे नहीं। उन्होंने कोई बड़ा शोर नहीं मचाया, रातों रात नौकरी नहीं छोड़ी। उन्होंने बस अपना नाम बदल लिया। नवाब राय से वो प्रेमचंद बन गए और अपना काम जारी रखा। इसके अलावा उनके सिद्धांतों की एक और बात महोबा के दौरों से पता चलती है। बेगार प्रथा का विरोध। जी, उस समय बड़े अफसर गांव वालों से मुफ्त में राशन और काम लेते थे। इसे बेगार कहते थे। लेकिन प्रेमचंद ने इसका हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। वो अपना सामान खुद ले जाते थे या पूरे पैसे चुकाते थे। उन्होंने तरक्की के लिए कभी चापलूसी नहीं की। और यही आदर्शवाद उनकी कहानियों के नायकों में दिखता है, जो भ्रष्ट व्यवस्था से टकराते हैं। वो नायक मुंशी जी के अपने व्यक्तित्व का ही हिस्सा थे। तो बाहर व्यवस्था से टकराने वाला ये इंसान घर की चार दीवारी में कैसा था, ये भी बहुत दिलचस्प है। उनकी सादगी हैरान करने वाली थी। किताब में एक वाकया है, उनकी सौतेली माँ ने एक दिन खाने में उनकी दाल के ऊपर कच्चा घी डाल दिया। शिवरानी जी को बहुत गुस्सा आया था इस बात पर। हाँ, क्योंकि ये एक तरह से अपमान था। लेकिन प्रेमचंद ने बिना किसी विवाद के वो दाल खुशी खुशी खा ली। दिखावे से कोसों दूर थे वो। लेकिन इस फकीरी के बीच जो चीज उनके लिए सबसे अहम थी वो था उनका साहित्य। और वो भी तब जब वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। जी, उन्हें पेचिश और संग्रहणी यानी डायसेंट्री की लंबी बीमारी थी। शरीर कमजोर था, दर्द रहता था। लेकिन रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते थे, वो तकिए के नीचे लालटेन रखकर प्रताप का संपादन करते थे, कहानियां लिखते थे। साहित्य उनके लिए पैसा कमाने का जरिया नहीं था, वो समाज की पीड़ा को दूर करने का एक मिशन था। दर्द के बीच भी कलम चलती रहती थी और इतना दर्द सहने के बाद भी
उनकी हंसी, उनका अट्टहास। शिवरानी जी लिखती हैं कि उनकी जोरदार हंसी पूरे घर में गूंजती थी। बिल्कुल एक बच्चे की तरह खुलकर हंसते थे वो, का एक तरीका। हाँ, उन्होंने दुख को इतने करीब से देखा था, लेकिन उसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। यही जीवट उन्हें महान बनाता है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि उनकी कहानियां कोई कल्पना नहीं थी। उन्होंने आम आदमी, किसानों और शोषितों का जो दर्द लिखा, वो इसलिए असली लगता है क्योंकि उन्होंने उसे जिया था। आज के इस दौर में जहां हर चीज पर एक फिल्टर लगा होता है, लोग सिर्फ अपना चमचमाता हुआ रूप दुनिया को दिखाते हैं। वहाँ प्रेमचंद का जीवन प्रामाणिकता का, ऑथेंटिसिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अपनी कमियों और संघर्षों के साथ जीना ही असल महानता है। बिल्कुल। चर्चा खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है, एक ऐसा विचार जो इतिहास को देखने का नजरिया बदल सकता है। जी, अगर तत्कालीन ब्रितानी हुकूमत ने सोज़े वतन पर पाबंदी न लगाई होती और वो किताबें न जलाई गई होती और नवाब राय को चुप कराने की वो कोशिश न हुई होती, तो क्या दुनिया को प्रेमचंद जैसा कालजयी नाम कभी मिल पाता? ये सचमुच सोचने वाली बात है। कभी कभी किसी आवाज को पूरी तरह कुचलने का प्रयास ही अनजाने में उस आवाज को हमेशा के लिए अमर कर देता है। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं